Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is हाय, available. गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी सद्दाम हुसैन की। सद्दाम हुसैन यह दुनिया का वह मशहूर नाम है जो कि लगभग पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में एक लंबे वक्त तक समाया रहा था। और आज भी शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो कि सद्दाम हुसैन को सद्दाम हुसैन के नाम से नहीं जानता होगा। हाँ, वो बात अलग है कि सद्दाम हुसैन को हमेशा से ही जहां एक तरफ कुछ लोग अपना हीरो मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी लॉबी के कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें अपना विलन भी बताते आए हैं। और हमेशा से ही यह दावा करते हैं कि सद्दाम हुसैन दुनिया का वो जालिम इंसान था कि जिसने लाखों लोगों का कत्ल किया था। फिलहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सद्दाम हुसैन की कंप्लीट हिस्ट्री बताने वाले हैं। आपको बताएंगे कि आखिरकार सद्दाम हुसैन कौन था, कैसा था और उसने अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारी थी, और आखिर में सद्दाम हुसैन ने अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से बड़े काम कर दिए थे जिसकी वजह से वह जहां एक तरफ दुनिया की बहुत सारे लोगों की नजरों में वो हीरो बन गया, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों की नजर में गद्दार दबंग बन गया। आपको यह भी बताएंगे कि आखिर अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को फांसी पर क्यों चढ़ाया था। दोस्तों, सद्दाम हुसैन की पैदाइश 28 अप्रैल 1937 को इराक के गांव जिसका नाम था विक्रित, उसमें हुई थी। जिस फैमिली में सद्दाम हुसैन का जन्म हुआ था वो काफी गरीबी वाली फैमिली थी, गरीबी से उभरा हुआ एक इंसान था। सद्दाम हुसैन के फादर यानी उनके पिताजी, वो इस दुनिया में उसके आने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। और उनकी पैदाइश के फौरन बाद ही उनके एक बड़े भाई जो कि लगभग 5 साल के थे, तो वो भी कैंसर की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह गए। यानी बचपन में ही सद्दाम हुसैन के सर से उनके पिता का साया उठ चुका था। अपने शौहर और अपने बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त न कर पाने की वजह से सद्दाम हुसैन की मां भी अब डिप्रेशन में रहने लगी थी, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे सद्दाम हुसैन का पूरा बचपन भी लड़खड़ा गया था। बाद में भले ही सद्दाम हुसैन की मां ने दूसरी शादी की थी, लेकिन यह दूसरी शादी भी सद्दाम हुसैन के लिए जर्रा बराबर भी फायदेमंद साबित नहीं हुई थी। बल्कि सद्दाम हुसैन तो अपने सौतेले बाप से एक लम्हे तक कभी नहीं बन सकी थी। दोस्तों, इतिहासकार लिखते हैं कि सद्दाम हुसैन बचपन से ही तन्हा रहना पसंद किया करता था। सद्दाम हुसैन अब बचपन से ही दूसरों बच्चों से अलग रहा करता था। सद्दाम हुसैन जब थोड़े से समझदार हुए तो उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन के लिए इराक की राजधानी बगदाद जाने का फैसला किया। दोस्तों, आपको बताते यह भी चले कि यह वो दौर था जब इराक में ब्रिटेन का बोलबाला था। क्योंकि दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि ब्रिटेन ने एक वक्त में लगभग आधी से भी ज्यादा दुनिया पर राज किया था, अपनी हुकूमत कायम किया था, और उसने हर उस जगह को लूटा था जो कि अपने दौर में अमीर हुआ करता था। और बदकिस्मती से उन जगहों में एक देश, हमारा देश भारत भी शामिल था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अंग्रेज हद से ज्यादा कमजोर हो गए थे तो उन्हें बहुत सारे देशों को छोड़कर जाना भी पड़ा था। लेकिन अंग्रेज भला इराक को कैसे छोड़ सकता था, क्योंकि इराक तो एक ऐसा देश था जो कि तेल नाम की कुदरती से मयसर था। उन्हें मालूम था अंग्रेजों ने मजबूरी में इराक देश से अपनी हुकूमत तो खत्म कर ली थी, लेकिन इराक के तेल पर हमेशा अपना कब्जा बनाए रखने के लिए इराक देश की हुकूमत में इराक का ही रहने वाला एक ऐसे शाही खानदान के हाथ में दे दी जो कहने को तो इराक का था, लेकिन पूरी तरह से अंग्रेजों के इशारे पर ही काम किया करता था। धीरे धीरे इराक में रहने वाले लोगों को इस बात का एहसास हो चुका था कि हुकूमत में बैठे हुए सारे लोग अंग्रेजों के इशारे पे काम करते हैं। इसीलिए वक्त वक्त पर इराक में उस शाही खानदान के खिलाफ प्रोटेस्ट होते रहते थे। और वक्त के साथ साथ इराक में यह भी मांग तेज होती जा रही थी कि इस हुकूमत को हटाकर एक ऐसी हुकूमत लाई जाए जो कि इराकियों की हो, यानी हुकूमत जो भी फैसले करे वो इराकी चाहते हो, ना कि वो फैसले करे जो कि लंदन में बैठकर अंग्रेज चाहते हो। दोस्तों, सद्दाम हुसैन भी हुकूमत के खिलाफ होने वाली सारी प्रोटेस्ट में शामिल हुआ करते थे, सारी की सारी रैलियों में वो शामिल हुआ करते थे। वो ऐसा कोई भी मौका अपने हाथों से नहीं देना जाना चाहते थे
जो इराक की आजादी के इस मूवमेंट से जुड़े होने की वजह से ही सद्दाम हुसैन ने बहुत ही कम उम्र में ही बहुत ज्यादा नाम कमा लिया था। वो पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन कर ली, जो बाथ नाम की पॉलिटिकल पार्टी थी, जिसे अहमद हसन अल बकर भी जुड़े हुए थे। अहमद हसन अल बकर न सिर्फ सद्दाम हुसैन के गांव के रहने वाले थे, बल्कि उनके दूर के रिश्तेदार भी थे। धीरे धीरे करके सद्दाम हुसैन कक्कर उनकी पॉपुलैरिटी पार्टी में बढ़ता चला गया और साथ ही साथ इराक की सियासी तस्वीर भी बदलती चली गई। कुछ सालों के अंदर ही इराक में अंग्रेजों के इशारे पर काम करने वाली हुकूमत न सिर्फ गिराई गई, बल्कि साथ ही साथ वह पार्टी भी पावर में आ गई जिसमें सद्दाम हुसैन थे। बाथ नाम की उस पॉलिटिकल पार्टी के पावर में आने के बाद अहमद हसन अल बकर को इराक देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया। अहमद हसन अल बकर के दौर में पार्टी की तरफ से सद्दाम हुसैन को नंबर 2 की पोजीशन दी गई थी, यानी सद्दाम हुसैन को इराक का दूसरा सबसे ताकतवर आदमी बनाया गया था। मगर हैरानी की बात यह है कि उस दौर में इराक के राष्ट्रपति भले ही अहमद हसन अल बकर थे, लेकिन पूरी सरकार सद्दाम हुसैन की ही चलाया करते थे और सद्दाम हुसैन की जो भी शोहरत थी वो और ज्यादा बढ़ चुकी थी। इतिहासकार लिखते हैं कि सद्दाम हुसैन के इजाजत के बगैर इराक देश में कोई भी छोटा या छोटे से छोटा या बड़ा से बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता था। यानी सद्दाम हुसैन उसी दौर से ही इराक के अघोषित राष्ट्रपति बन चुके थे। उस दौर में ही सद्दाम हुसैन ने इराक देश के लिए कुछ ऐसे फैसले लिए जिन्हें आज तक पूरी दुनिया नहीं भुलाया जा सकता था। सद्दाम हुसैन ने इराक देश में मौजूद सारे तेल को इराक की गवर्नमेंट के अंदर में ले लिया था, जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट की आमदनी बढ़ गई थी। आमदनी बढ़ने पर उस सारे पैसे का इस्तेमाल इराक एंड डेवलपमेंट पर किया गया। सद्दाम हुसैन ने उस दौर में न सिर्फ इराक में अच्छे कॉलेज बनाए, अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल खोले, बल्कि साथ ही साथ अच्छी सड़कों का भी इंतजाम किया। बिजली पानी की वो सारी परेशानियां दूर की जो पहले की हुकूमत में हुआ करती थी। यही वो दौर था कि जब सद्दाम हुसैन का नाम अचानक से पूरी अरब दुनिया में एक ताकतवर नेता के तौर पर उभरा था और पहले से ही पूरी दुनिया को यह महसूस होने लगा था कि बहुत जल्द ही आने वाले दिनों में सद्दाम हुसैन ही पूरे इराक के दोस्त बन जाएंगे, पूरे इराक के हुक्मरान बन जाएंगे। और यकीनन हुआ भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि जहां एक तरफ उन दिनों सद्दाम हुसैन की पहुंच आसमान को छू रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अहमद अल हसन बकर की तबीयत हद से ज्यादा बीमार हो गए थे, जिसकी वजह से अहमद हसन अल बकर को बहुत जल्द ही अपने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना पड़ा। अहमद हसन अल बकर के इस्तीफा देने के बाद सद्दाम हुसैन ही इराक के अगले राष्ट्रपति बने और यहीं से अब सद्दाम हुसैन की वह कहानी शुरू हुई जो आज तक पूरी दुनिया में मशहूर है। सद्दाम हुसैन के राष्ट्रपति बनने के बाद इराक में हालात वैसे नहीं रहे कि जैसे पहले हुआ करता था। 1980 में ही इराक और ईरान के बीच बड़ी जबरदस्त जंग शुरू हो गई थी। यह जंग एक दो साल नहीं बल्कि तकरीबन 8 साल लगातार जारी रही थी। जंग खत्म होने के बाद दोनों देशों में से भले ही किसी का कोई खास फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन नुकसान हद से ज्यादा हो गया था। उसके बाद दोनों ही देश पूरी तरीके से मानसिक तौर पर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। सभी के सभी दोनों देश कमजोर हो गए थे और इस जंग ने लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और हैरानी की बात यह है कि इराक और ईरान के बीच होने वाली इस जंग में बहुत सारे देशों के साथ अमेरिका भी इराक यानी सद्दाम हुसैन का हुई सपोर्ट कर रहा था। और इस जंग में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को माली मदद के साथ साथ और भी कई तरीके से मदद की थी। 1988 के बाद इराक अपनी पुरानी जंग के नुकसान से अभी उभरा भी नहीं था कि सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला करने का ऑर्डर जारी कर दिया और कुछ ही वक्त के अंदर इराकी फौजी ने कुवैत पर हमला बोल दिया। सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला करने के पीछे कई वजह बताई जाती है कि कुवैत उस दौर में इराक के दुश्मनों के इशारे पर तेल की कीमत को हद से ज्यादा कम कर दी थी, जिसकी वजह से अब इराक को हद से ज्यादा नुकसान होने लगे थे, उनके इकोनॉमी पर फर्क पड़ने लगा था। इसके अलावा एक जो वजह थी वो यह भी बताई जाती है कि कोई व्यक्ति किसी बड़े शख्स ने इराक की औरतों के खिलाफ गलत जुबान का इस्तेमाल किया था। उसी की वजह यह थी कि कुवैत ने भी इराक और ईरान के बीच होने वाली जंग में इराक की माली तौर पर बहुत ही ज्यादा मदद की थी, जिसकी वजह से इराक कुवैत का कर्जदार हो चुका था। उसी कर्ज से रिलेटेड बात करने के लिए एक बार इराक के फाइनेंस मिनिस्टर कुवैत के शेख से मिलने गए, तो कुवैत के शेख ने उनसे यह कहा था
कि हमने सुना है कि तुम्हारे यहाँ की औरतें हद से ज्यादा खूबसूरत होती है, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम उन्हें हमारे पास लेकर के आओ। इराक के फाइनेंस मिनिस्टर ने उस वक्त तो वहां कुछ नहीं कहा, लेकिन इराक पहुंचकर यह बात उन्होंने सद्दाम हुसैन तक जब पहुंचाई तो सद्दाम हुसैन गुस्से से पागल हो गए और फौरन कुवैत पर हमला करने का ऑर्डर जारी कर दिया। दोस्तों, सद्दाम हुसैन के कुवैत पर कब्जा करने की वजह जो भी रही हो, लेकिन यह कब्जा सद्दाम हुसैन के लिए खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि सद्दाम हुसैन के कुवैत पर कब्जा करने के बाद ही अरब मुल्क एकजुट होकर सद्दाम हुसैन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, वहां पे खड़े हो गए। यहां तक कि वह अमेरिका भी अब खुलकर इराक के सामने आ चुका था, जो अभी तक इराक का दोस्त माना जाता था। और यहीं से सद्दाम हुसैन और अमेरिका की दुश्मनी का आगाज हुआ और कुछ दिनों के बाद ही अमेरिका के बहुत सारे अरब मुल्कों, अमेरिका के साथ साथ और भी बहुत सारे अरब मुल्कों की सपोर्ट में कुवैत ने इराकी फौजी को बाहर निकाल दिया। दोस्तों, वैसे तो भले ही कुवैत था वो आजाद हो गया था, लेकिन सद्दाम हुसैन और अमेरिका के बीच जो दुश्मनी थी उनकी आगाज हो चुकी थी, वो शुरू हो चुकी थी, वो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि दिन ब दिन ज्यादा और भी बद से बदतर होती जा रही थी। ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि कुवैत पर कब्जे के बाद अमेरिका को यह डर सताने लगा था कि सद्दाम हुसैन हद से ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है, जिसकी वजह से सद्दाम हुसैन को कंट्रोल करने के लिए सद्दाम हुसैन पर हद से ज्यादा दबाव बनाना शुरू कर दिया गया था। इसके अलावा सद्दाम हुसैन से अमेरिका की दुश्मनी की वजह एक यह भी बताई जाती है, क्योंकि अमेरिका यह चाहता था कि सद्दाम हुसैन भी दूसरे अरब देशों की तरह अपने देश के तेल का सारा सिस्टम हमारे हवाले कर दे, यानी हमारे देश की कंपनी ही अब दूसरे जितने भी सारे अरब देशों की तेल की तरह इस देश का भी तेल के रेट है वो खुद तय करे। लेकिन सद्दाम हुसैन अमेरिका की यह बात किसी भी हालत में मानने के लिए तैयार नहीं था। उनका यह मानना था कि यह जो इराक में मौजूद सारा तेल है, यह इराक के लोगों के लिए रब की तरफ से मिला हुआ एक तोहफा है, जिसका मैं कतई किसी भी हाल में सौदा नहीं कर सकता हूं। सद्दाम हुसैन और अमेरिका के बीच यह कहानी अभी चल ही रही थी कि उन्हीं दिनों अमेरिका में एक खतरनाक हमला हो गया, जिसे हम आज भी 9/11 के नाम से जानते हैं, जिसमें हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अमेरिका ने इस हमले का जिम्मेदार सीधे तौर पर सद्दाम हुसैन को ठहराया और सद्दाम हुसैन पर यह इल्जाम लगाया कि सद्दाम ने इराक देश के अंदर कुछ ऐसे केमिकल और हथियार छुपा कर रखे हैं जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित होगा। लेकिन सद्दाम हुसैन ने इस इल्जाम को सिरे से ही इनकार कर दिया और सद्दाम हुसैन का यह कहना था कि मेरे होते हुए इराक में कभी भी आतंकवाद पनप ही नहीं सकता है। लेकिन अमेरिका सद्दाम हुसैन की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो हर हाल में सद्दाम हुसैन से अपना पीछा छुड़वाना चाहता था। इसीलिए अमेरिका ने 2002 में सद्दाम हुसैन का यह मुद्दा यूनाइटेड नेशन में उठाया, जिसके बाद यह तय किया गया कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से पूरी एक टीम भेजी जाएगी जो इराक में जाकर इस बात की तफ्तीश करेगी कि क्या वाकई इराक के अंदर ऐसे हथियार मौजूद हैं भी या नहीं। आखिरकार 2002 में ही यह पूरी टीम ईरान पहुंची और बड़ी लंबी छानबीन करने के बाद भी इस टीम को ऐसे कोई भी हथियार और केमिकल नहीं मिल सके जिसके बारे में अमेरिका ने इससे पहले दावा किया था। यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी यह ऐलान कर दिया गया कि इराक के ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं वह गलत साबित हुए हैं, लेकिन अमेरिका अभी भी किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। और आखिरकार जनवरी 2003 में अमेरिका ने यह ऐलान कर दिया कि हम सद्दाम हुसैन के सामने 2 शर्तें रखते हैं। पहला यह कि सद्दाम हुसैन वो सारे केमिकल्स और हथियार को बाहर निकाल दे जो उन्होंने छुपा के रखे हैं, और दूसरी यह कि उन हथियारों को निकालने के बाद वो इराक देश को छोड़ दे, वरना ऐसा नहीं करने पर अमेरिका बहुत जल्द ही इराक पर हमला कर देगा। फरवरी 2003 में सद्दाम हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एक बार फिर से उन्होंने इस सारे इल्जाम को नकार दिया और जो अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे थे, और जो सद्दाम हुसैन ने यूनाइटेड नेशन की उस टीम का यह भी हवाला दिया कि उनसे किसी भी तरह की कोई भी केमिकल्स और हथियारों की बरामदगी नहीं हुई है। उसके बाद उन्होंने इसका दौरा जो कर ही चुकी थी, जो भी टीम गई थी यूनाइटेड नेशन की तरफ से, उसके बाद किसी भी तरह का हथियार नहीं लग सका था उन्हें। उसके बाद सद्दाम हुसैन ने कहा कि अमेरिका बिला वजह जिद पर अड़ा हुआ है और हम भी उसकी दोनों शर्तें मानने से इनकार करते हैं और इराक कभी भी किसी के सामने नहीं झुकेंगे और हमेशा अपनी मूल की खातिर लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। सद्दाम हुसैन के इस जवाब ने अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का गुस्सा और बढ़ा दिया, जिसकी वजह से 2003 में ही अमेरिका ने
ब्रिटेन की मदद से इराक पर हमला कर दिया और बहुत जल्दी अमेरिका बगदाद पर कब्जा करने में कामयाब हो गया। अमेरिका ने बगदाद पर कब्जा कर लिया था, लेकिन सद्दाम हुसैन को पकड़ने में वो नाकामयाब रहा था। लेकिन लगातार 9 महीने की तलाश करने के बाद सद्दाम हुसैन को उसी गांव के एक बंकर के अंदर से गिरफ्तार किया था जिस गांव में वो पैदा हुए थे। गिरफ्तार करने के बाद उनके ऊपर 3 साल तक केस चलाया गया, जिसके बाद 30 दिसंबर 2006 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। फांसी की सजा होने के बाद सद्दाम हुसैन ने अमेरिका से यह मांग की थी कि वह एक आर्मी के जवान है, इसीलिए उन्हें सम्मान के साथ गोली मारकर मौत की सजा दी जाए। लेकिन अमेरिका ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि नहीं, फांसी की सजा तो हर हाल में कायम ही रखी जाएगी। उसके बाद पहले सद्दाम हुसैन ने जो भी फांसी के सजा होने के बाद जो भी कैदियों को आप लोगों ने देखा होगा कि काला नकाब पहनाया जाता है, तो सद्दाम हुसैन ने काला नकाब पहनने से इनकार कर दिया, जो कि हर फांसी पर चढ़ाए जाने वाले लोगों को पहनाया जाता है। सद्दाम हुसैन का मानना था कि मेरी मौत को सारे लोग देखे, पूरी दुनिया देखे, और मेरे मरते हुए जाऊंगा, मेरे चेहरे पर जर्रा सा भी खौफ नहीं होगा। यही चीज मैं सारी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, जरा सा भी डर नहीं होगा। सद्दाम हुसैन की फांसी की वीडियो वायरल भी हुए थे, जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता था कि जहां कोई इंसान सद्दाम हुसैन को गालियां दे रहा था, तो वहीं सद्दाम हुसैन कुरान की आयतें पढ़ते हुए फांसी की सजा को कबूल कर ली। दिलचस्प बात यह भी है कि जिस दिन सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ाया गया था, वो दिन मुसलमानों का दिन था, और वो भी जिसमें मुसलमान कुर्बानी करते हैं। और सद्दाम हुसैन को इस दुनिया से गए हुए लगभग 18 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक दुनिया के लोग सद्दाम हुसैन पर एक राय नहीं रखते हैं। क्योंकि जहां एक तरफ कुछ लोग सद्दाम हुसैन को अपना हीरो बताते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सद्दाम हुसैन की तुलना हिटलर जैसे इंसान से करते हैं, और उनका यह मानना है कि सद्दाम हुसैन एक तानाशाह सियासी रह चुके हैं और शिया और सुन्नी के बीच भेदभाव करने वाला वो इंसान था। बात करें अगर अपने देश भारत की, तो आपको बताते चले कि सद्दाम हुसैन अपने पूरे शासनकाल में ही भारत देश के एक दोस्त रहे हैं, और यही वजह है कि आज भी भारत देश के भी ज्यादातर लोग सद्दाम हुसैन की फांसी को गलत ठहराते हैं। यही थी सद्दाम हुसैन की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी, कहानी आपको समझ में भी आ गई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी और कहानी में, किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।